गुड मॉर्निंग कुलदीप, शशिकांत, सुरजीत, हर्षित, नारायण अग्रवाल, आशीष चंद्र यादव, प्रशांत, विनय वर्मा, पुष्पेंद्र. I think all of you are gradually coming. मुझे एक छोटा सा रिमाइंडर दो, मुझे याद दिलाओ कि लास्ट हम लोगों ने क्या किया था. कोरल रीफ चल रहा था और कोरल रीफ में टाइप्स एंड स्ट्रक्चर हुआ था क्या, या कोरल रीफ शुरू होने वाला था. मुझे लगता है कोरल रीफ शायद शुरू होने वाला था. अभी टाइड्स खत्म किया है मैंने, जो मुझे याद है. अतुल लिख रहा है एसएलसी क्या होता है. दीपक, अभिषेक, समुद्र तल में, अच्छा सी लेवल चेंज. ओके. सी लेवल चेंज मैंने लिखवाया था थोड़ा सा. इफेक्ट ऑफ सी लेवल चेंज स्टार्ट करना है. ओके, डन. प्रद्युम्न कुमार, थैंक यू. सी लेवल चेंज का प्रभाव, समुद्र तल में परिवर्तन का प्रभाव लिखो. समुद्र तल में परिवर्तन का प्रभाव. ओके. नहीं, अभी सी लेवल चेंज में प्रभाव नहीं बताया है. प्रभाव पहले लिखो. लिखो पहला, समुद्र तल में यदि उत्थान या पतन हो तो दोनों दशाओं में क्या प्रभाव होंगे. इस प्रभाव की चर्चा करनी है. पॉइंट फॉर्म में लिखो. जलवायु परिवर्तन से समुद्र तल परिवर्तन का संबंध है. तो इसका अर्थ तो यही होना चाहिए कि इस विषय को हम लोग जलवायु परिवर्तन में और ढंग से पढ़ेंगे, समुद्र तल परिवर्तन में. लेकिन यहाँ भी इसको लिखवाना बहुत ज़रूरी है. आप लिखो समुद्र तल में यदि उत्थान या पतन हो तो उसका प्रभाव क्या होगा. तो पहले हम लोग लिखते हैं तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा. मोस्टली तो तटीय क्षेत्र पर ही प्रभाव होता है. तो आप लिखोगी तटीय, लिखो ऐसे कि समुद्र तल में परिवर्तन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं. और सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, इसका अलग से विश्लेषण किया जा सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन में, पीसीएस एग्जाम में, कहीं भी समुद्र तल में जो परिवर्तन है या होगा या जो संभावित है, उस पर कोई बड़ा प्रश्न तो कहीं नहीं आ रहा है. शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा. तो अगर हम लोग कुछ 4-5 सकारात्मक प्रभाव को देख लें और ऐसे ही 5 नकारात्मक प्रभाव को देख लें तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. यही बहुत बड़ा नोट्स बन सकता है. तो आप लिखो पहले कि क्या प्रभाव होगा. और मुझे लगता है कि दोनों को मिश्रित करके ही लिखना चाहिए कि सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है. लिखो समुद्र तल में उत्थान से तटीय अपरदन
तटीय अपर्दन प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्री तरंगें, तटीय अपर्दन प्राप्त होता है क्योंकि समुद्री तरंगें तट रेखा के ऊपर प्रभावी होते हैं, प्रभावी एवं सक्रिय होते हैं। जैसे तरंग अपर्दित चबूतरे, गुफा, भृगु। तरंग अपर्दित चबूतरे, गुफा, भृगु, बहुत सारा होता है। जियो, ग्लाउब्स, GEO, जियो, ग्लाउब्स, GLOUPS। समुद्री धाराओं के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में इसको आप पढ़ोगे। अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को कि जियो क्या है, ग्लाउब्स क्या है, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो जियो, ग्लाउब्स, इस तरह की जो भृगु, क्लिफ कहते हैं जिसको, तो क्लिफ या भृगु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लिखना है, जबकि समुद्र तल में नकारात्मक परिवर्तन से या समुद्र तल में पतन से, नकारात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है पतन, समुद्र तल में परिवर्तन से, नकारात्मक परिवर्तन से, पतन से तटीय क्षेत्र का बालू अवसाद तरंगों के द्वारा पुनर्वितरित किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सी वेव्स, पुनर्वितरित किया जाता है, जिसके कारण निक्षेपित भूदृश्य या निक्षेपित स्थलाकृतियों का या निक्षेपण से बने स्थलाकृतियों का, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लिखो, जैसे उदाहरण में लिख लेते हैं, जैसे तरंग निक्षेपित चबूतरा, या फिर जहां लैगून दिखे, पश्च जल दिखे, टोम्बोलो दिखे, स्पिट बार दिखे, लूप दिखे, इस तरह की विशेषताएं जहां पर होंगी, टोम्बोलो, लूप, हुक, लैगून, ये सब जो विशेषताएं जहां पर होती है, पश्च जल का क्षेत्र, ये सभी कहलाएंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे जाना है।
इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे जाना है, ये पहला प्रभाव हुआ। दूसरा लिखो, ये तो स्थलाकृतियों पर प्रभाव है जो हमने बहुत ही कम शब्दों में सारगर्भित एक पैराग्राफ में लिखवाया, और इसमें आपने समुद्र में उत्थान और पतन दोनों से रिलेट किया है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट आंसर बनाता है, एक पूर्ण उत्तर बनाता है ये। दूसरा लिखो, अब पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग जैसे इसमें 3 पॉइंट बना सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंग्रोव्स पे, टाइडल फॉरेस्ट पे, ज्वारीय वन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा हो सकता है कि फिशिंग बेल्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 अलग अलग प्रभाव को आप पारिस्थितिकीय प्रभाव पर भी दर्शा सकते हो। तो इसको भी लिखो, पारिस्थितिकीय प्रभाव, पहला था तटीय क्षेत्र पर प्रभाव, स्थलाकृतिक प्रभाव। दूसरा है पारिस्थितिकीय, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, इसमें है प्रवाल भित्ति। तो लिखो, समुद्र तल में उत्थान से प्रवालों का लंबवत विकास होगा और इनकी संरचना में वृद्धि हो जाती है। प्रवालों का लंबवत विकास होगा, इनकी संरचना में वृद्धि होती है। प्रवाल तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। समुद्र तल में उत्थान होने से प्रवाल तीव्र दर से वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि आकस्मिक उत्थान हो तो कुछ प्रवाल डूब भी जाएंगे, है ना। लेकिन मुख्य प्रभाव यही होता है कि इनमें वृद्धि देखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की किरणों की तरफ, है ना, जो इनमें एल्गी होता है, प्रवाल भित्तियों में एल्गी को फूड बनाना होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो, तो उनका ग्रोथ वर्टिकल होने लगेगा, ये प्रभाव होगा। दूसरा होगा कि समुद्र तल में पतन से प्रवाल विरंजन, प्रवालों की मृत्यु, क्योंकि तट पर अवसादीकरण और प्रवाल अगर लो वाटर टाइड के नीचे के ऊपर आ गए तो सब एरियल प्रोसेसेस से, जो वायवीय कारण हैं, जो वायुमंडलीय कारण हैं, उनसे इनकी मृत्यु तय होती है। तो अगर समुद्र तल में निगेटिव चेंज होगा तब आप इसको लिखो, नकारात्मक परिवर्तन होने पर प्रवालों का विनाश और उनके वृद्धि में अवरोध, क्योंकि प्रवाल निम्न ज्वार तल के नीचे ही जीवित रह सकते हैं, निम्न ज्वार तल के नीचे ही जीवित रह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में हाई वाटर टाइड और लो वाटर टाइड जैसे कॉन्सेप्ट्स को बताया था, तो आप उसको यू कैन रिविजिट माय फर्स्ट क्लास, पहला क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट, मत्स्य क्षेत्र। तो लिखो, समुद्र तल में उत्थान से जो मत्स्य क्षेत्र होता है वो तट रेखा के समीपस्थ आ जाता है, तट रेखा के समीपस्थ आ जाता है, क्योंकि तट रेखा के समीपस्थ आता है, क्योंकि तट पर वेव एग्रेसिव है, वेव आक्रमण करता है, तरंगें तटों पर निरंतर आक्रमण कर रही हैं। सर, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है लिखने और समझने में। 5 बार वीडियो मिलेगा, उसको एक बार देखो। ये तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। जितेंद्र कुमार, ये तो इसी तरह से क्लासरूम जैसा ही हो गया कि टोका टोकी शुरू हो गया। अभी लगता है जितेंद्र जी तुरंत आए ही हैं। ओके,
क्या बताया था मैंने? लिखो, प्रवाल पर मैंने लिखवाया, फिर मत्स्यन क्षेत्र पर लिखना है कि तट रेखा के पास मत्स्यन क्षेत्र बन जाते हैं, क्योंकि समुद्र तल ऊपर आएगा तो जो क्रीक होंगे, जो जो तट के पास जो सब गड्ढे होते हैं, या जो क्या कहते हैं उसको, क्रीक्स कहते हैं, इंडेंटेशंस कहते हैं, जो केव्स होते हैं, जो कैवर्न्स होते हैं, उन सभी गुफाओं में जल प्रवेश कर जाता है। तो वहीं पे आकर के जो मत्स्य के झुंड हैं वो आकर के शेल्टर लेते हैं। शेल्टर लेने का मतलब है कि वहाँ पर आकर आश्रय लेते हैं, वहीं पे ब्रीडिंग करते हैं। तो समुद्र तल में जब भी उत्थान होगा तो उत्थान से मत्स्यन का क्षेत्र तट रेखा के पास आ जाता है। इसी को अपनी भाषा में लिखो। अभी कल ही उत्तर प्रदेश का लड़का है, 9th रैंक है, मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल किया, लखनऊ में ट्रेनिंग ले रहा है, खुश था, अरुण नाम है, उसने मुझे कॉल किया। उसने बस 2 शब्द कहे कि सर आपकी भाषा, पहले अटेम्प्ट में बना है, आपकी भाषा और ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीज़ें हर जगह क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। चाहे मैंने निबंध लिखा हो, चाहे मैंने इंटरव्यू में बोला हो, चाहे मैंने जीएस को भी डील किया हो। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि इतना जो मेजर रिजल्ट्स आता है उसका रीज़न है कि आप समझते भी हो चीज़ों को और आप लिखते भी हो क्लास में, तभी ये चीज़ें वर्कआउट करती है। तो लिखवाना तो मेरा एक धर्म है। तो आप जितेंद्र चिंता नहीं करो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो तुरंत रिएक्ट नहीं किया करो। थोड़ा बहुत 1-2 पैराग्राफ में अगर हो भी जाता है इस तरह का तो आगे बढ़ना चाहिए। और अगर लगातार हर क्लास में हो रहा हो तब जाकर के चिंता का विषय बनेगा ना। ऐसा एक बार में चिंतित हो जाते हो, तुरंत लिखते हो, रिएक्ट करते हो। आशीष चंद्र लिख रहा है, ऑल ओके सर। चलो ओके, लिखो आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट यहाँ पर कि कोरल रीफ को अलग से लिखना, मत्स्यन को अलग से लिखना। और इम्पॉर्टेंट यह है कि लिखो कि समुद्र तल में पतन से, समुद्र तल में पतन से क्या होगा, खुद भी सोच सकते हो। समुद्र तल में पतन से मत्स्य वर्गीय जीव तट रेखा से दूरस्थ हो जाते हैं। मत्स्य वर्गीय जीव तट रेखा से दूरस्थ हो जाएंगे, तट रेखा से दूर चले जाते हैं। फिर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको जल की गहराई उतनी प्राप्त नहीं होती है ना। ये सारे मत्स्यन क्षेत्र जो होते हैं वो नेक्टॉन क्षेत्र में होते हैं, उसको कहते हैं नेक्टॉन या नेरेटिक क्षेत्र में होते हैं। मैंने आपको नेरेटिक क्षेत्र पढ़ाया था, तो नेरेटिक क्षेत्र में होते हैं। तो ये जो नेरेटिक क्षेत्र है ये वो आगे तक, समुद्र के आगे तक विस्तृत हो जाता है, समुद्र की ओर विस्तृत हो जाता है ना। तट से जब समुद्र तल नीचे की ओर जाएगा, रिसीड करेगा, तो मत्स्य वर्गीय जीव भी तट से दूर चले जाते हैं। तो जो कोस्टल फिशिंग है उस पर प्रभाव पड़ता है, तटीय मत्स्यन पर प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आप लिखो कि इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव्स जो कि ज्वारीय वन कहलाते हैं, मैंग्रोव्स जो कि ज्वारीय वन कहलाते हैं, ये अंतः ज्वारीय क्षेत्र में विकसित होते हैं या तटीय क्षेत्र में विकसित होते हैं, इंटरटाइडल जोन में विकसित होते हैं, अंतः ज्वारीय क्षेत्र में विकसित होते हैं, तथा
समुद्र तल में उत्थान से इनकी वृद्धि तट की ओर तीव्र दर से होती है। इनकी वृद्धि तट की ओर तीव्र दर से होती है। तट की ओर तीव्र दर से वृद्धि होगी और पतन जब होगा, लिखो तो समुद्र तल में पतन के कारण मैंग्रोव का क्षेत्र या मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र विनष्ट हो सकता है। क्यों विनष्ट होगा? पहले लिख लो कि पारिस्थितिकी तंत्र विनष्ट हो सकता है या इनका विकास सीमित हो सकता है। विनष्ट हो सकता है, विकास सीमित हो सकता है, क्योंकि 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 ज्वारीय जल तट पर उपलब्ध नहीं होते। ज्वारीय जल तट पर उपलब्ध नहीं होते। तो ये था पारिस्थितिकीय प्रभाव। अब लिखो मानव जीवन पर प्रभाव। मानव जीवन पर प्रभाव, तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा? इसमें भी कई पॉइंट्स हो सकता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार इसमें लिखना चाहिए, तो आप लिखो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार समुद्र तल में यदि उत्थान हो, जैसा कि हो रहा है, समुद्र तल में उत्थान से ग्लोबल वार्मिंग के प्रसंग में, वैश्विक तापन के प्रसंग में, समुद्र तल में उत्थान से लगभग 2/3 नगरीय जनसंख्या विनष्ट हो सकती है यदि समुद्र तल में 3 से 5 मीटर का उत्थान हो। कोलकाता गया, मुंबई गया, यदि समुद्र तल में 3 से 5 मीटर का उत्थान हो जाए तो दूसरा, बंदरगाहों का विनाश। बंदरगाह और एसीजेड जो भारत जैसे बनाया हुआ है, वैसे बहुत सारे देशों ने बनाया हुआ है। ये कोई भारत की नवीन कल्पना नहीं है, ईईजेड और एसीजेड। तो ये
ये लिखना है आपको कि बंदरगाहों का विनाश, महानगरों का विनाश। फिर तीसरा प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग से तो समुद्र तल में उत्थान होना है, क्योंकि जो आइस मेल्ट होगा, जो जल बर्फ के रूप में, हिम के रूप में ट्रैप्ड है महाद्वीपों के ऊपर में, वो पिघल करके सब चला जाएगा समुद्र में। तो समुद्र तल में उत्थान होगा, आयतन बढ़ेगा। इसी को यूस्टैटिक चेंज भी कहते हैं, आयतन संबंधी परिवर्तन भी होगा। तो इसके कारण बंदरगाहों का विनाश, नगरीय आबादी का विनाश। फिर लिखो मानवीय जनसंख्या। पूरी दुनिया में अगर तुम पॉपुलेशन को देखोगे तो 3/4 पॉपुलेशन तटों के किनारे ही रहती है। 3/4 पॉपुलेशन नगरीय और ग्रामीण सब मिलाने के बाद 3/4 पॉपुलेशन तटों के पास रहती है। तो इस पॉपुलेशन पर दुष्प्रभाव क्या होगा आप समझ सकते हो। फिर इसका एक और प्रभाव है समुद्र तल में उत्थान से जो हमारे टाइडल एनर्जी के या कोस्ट में जो वेव एनर्जी के जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी विनष्ट हो जाएंगे। वेव एनर्जी बहुत कम लगा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जैसे वेव एनर्जी का प्लांट है तो टाइडल एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं, विंड मिल्स लगे हुए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं। जैसे मान लो कलपक्कम है तो कहाँ है, तट के पास है। ट्रॉम्बे है तो कहाँ है, तट के पास है। और न्यूक्लियर प्लांट्स को तट के पास इसलिए लगाया जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल को ओशियन डंपिंग कर दिया जाए, उसको ओशियन में वापस डाल दिया जाए। तो इस कारण से जितने भी न्यूक्लियर प्लांट जो विश्व के मेजर बने हुए हैं वो सब तट के पास हैं। तो अगर ये न्यूक्लियर प्लांट्स प्रभावित होंगे तो पता नहीं दुनिया का कितना भीषण विनाश हो सकता है, या रेडिएशन कैसे लीक हो जाएगा। इस पर एक छोटा सा रिपोर्ट भी है आईपीसीसी के अंदर में, तो आप इसको लिखो कि न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर तो बाधित होगी ही, पहले ये समझना, एनर्जी सेक्टर तो बाधित हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन होगा उसका भी दुष्प्रभाव होगा, कैंसर और लोगों का डेथ और मृत्यु। आप समझते हो इन चीज़ों को, अच्छे से लिखना है कि न्यूक्लियर प्लांट्स का विनाश, एनर्जी सेक्टर को नुकसान होगा। और इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि जो कोस्टल फार्मिंग का एरिया है, कोस्टल फार्मिंग भी होता है ना, कोस्टल फार्मिंग जैसे मेडिटेरेनियन रीजन है वो कोस्टल फार्मिंग का रीजन है। तो कोस्टल फार्मिंग का रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन कैलिफोर्निया में भी है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, चिली में भी है, साउथ अफ्रीका के टिप पर भी है, ऑस्ट्रेलिया के टिप पर भी है। सिर्फ मेडिटेरेनियन कोस्ट पे ही नहीं है, कई जगहों पे है। तो ये जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है, जो कि कोस्टल एग्रीकल्चर है, ये इट विल बी बैडली अफेक्टेड, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, प्रसंग में भी लिख सकते हो। और आईपीसीसी के इस जो 4 मेजर रिपोर्ट्स हैं, इसका एक समरी मैंने आपको दिया और इसको ज़रूर लिखना है। बहुत मुश्किल है आईपीसीसी के रिपोर्ट को पढ़ना, कई 1000 पेजेस में रहता है, तो उसमें बैठ करके अंदर घुस करके एक एक पॉइंट निकालना पड़ता है। तो ये आपको लिखना है समुद्र तल में प्रभाव से।
अब लिखो एक और प्रभाव है थलीय प्रभाव, टेरेस्ट्रियल, यानी महाद्वीपों के आंतरिक भागों पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, इसको देखना होगा। अगर समुद्र तल में उत्थान हो या पतन हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा महाद्वीपीय स्थलाकृतियों पर या महाद्वीपों के ऊपर में। तो आप लिखो महाद्वीपीय प्रभाव, महाद्वीपीय प्रभाव। इसको समझते भी हैं। जैसे मान लो समुद्र तल में उत्थान होगा, हम लोग फिर आईपीसीसी रिपोर्ट में ही चलते हैं। तो लिखो आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र तल में उत्थान होगा, यदि समुद्र तल में उत्थान होगा तब ए प्रभाव देखना है, तब ए फ्लडिंग इन द रिवर्स, नदियों में बाढ़। देखो इधर, ये मान लो कि नदियां इस तरह से समुद्र में प्रवेश कर रही हैं और समुद्र तल यदि ऊपर की ओर उठने लगे तो क्या होगा, जो नदियों का वेग है वो घटेगा, है ना। और नदियों का जलायतन भी बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ रही है। तो नदियों के आयतन में बढ़ना एक हो गया कारण, दूसरा है कि समुद्र तल अगर नीचे रहे फिर तो नदियां आराम से अपने जल को ड्रेन करेगी, लेकिन समुद्र तल जब ऊपर आने लगेगा तो रिवर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटता चला जाएगा। इसके कारण वो अपने तटबंधों को तोड़ेगी और बाढ़ उत्पन्न करेगी। तो आप लिखो नदियों में बाढ़। अब बाढ़ की विभीषिका दिखेगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण और समुद्र तल में उत्थान के कारण, है ना। इसको अच्छे से लिखो, नदियों में बाढ़, तटबंधों का टूटना, एक तो ये हुआ। दूसरा होगा नदियों में विसर्प का निर्माण। जब वॉल्यूम बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी। लिख लो वॉल्यूम के बढ़ने एवं वेलोसिटी के घटने से, कारण भी लिखना चाहिए, वॉल्यूम के बढ़ने एवं वेलोसिटी के घटने से वेलोसिटी के घटने से नदियों के मार्ग में विसर्पण उत्पन्न होता है। नदियों के मार्ग में विसर्पण उत्पन्न होता है और नदियों का मार्ग जो सरल रेखीय होता है, जो स्ट्रेट होता है, वो अगर समुद्र तल ऊपर की ओर आने लगेगा तो ये नदियों का जो जल गति है वो अवरोधित होने लगता है। वो वेलोसिटी नहीं रहेगा क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट, जो ढाल प्रवणता है, वो कम होने लगता है, तो वेलोसिटी घटने लगेगा। तो नदी भी स्ट्रेट मार्ग न रह करके वो मिएंडर करने लगती है, बाढ़ का मैदान का निर्माण करना, नदियों में विसर्पण का जन्म लेना। और इसी में अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो या जानते हो तो आप समझ जाओगे कि इसमें इन ग्रोन मिएंडर का विकास कैसे होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर इतना डिटेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मिएंडर के विभिन्न प्रकार को नहीं जानते हैं। इन ग्रोन मिएंडर, इनसाइज्ड मिएंडर, ये सब क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते। ओके, नेक्स्ट लिखो फ्लड्स इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। जो नदियों के कैचमेंट एरियाज हैं, जहां से नदियां अपना स्रोत पानी को ड्रॉ करती हैं, जो उनका वाटरशेड एरिया होता है, जो उनका वाटरशेड मतलब वाटरशेड, तो जो उनका वाटरशेड एरिया होता है, वहां से वो जो वाटरशेड में जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ से नदियों का, स्ट्रीम्स का, नन्ही धाराओं का जन्म हो रहा है, जहाँ से नदियाँ अपना वाटर सोर्स है, वो वाटर को ड्रॉ कर रही हैं, तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पर भी फ्लडिंग हो सकता है। वहाँ पे फ्लडिंग हो सकता है, अपरदन हो सकता है,
तो वाटरशेड एरिया का विनाश भी हो सकता है। इसको भी लिखो कि वाटरशेड एरिया का, जल संभरण क्षेत्रों का, वाटरशेड मतलब जल संभरण क्षेत्रों का विनाश, जहां से नदियां जल का संभरण करती है उस क्षेत्र में भी अपरदन, उस क्षेत्र में भी फ्लड्स, ऐसा हो सकता है। यानी समुद्र तल में परिवर्तन से वाटरशेड को डैमेज हो रहा है, तटबंधों का टूटना, फ्लड का आना और मिएंडरिंग का होना। मिएंडरिंग से ही ऑक्सबो लेक्स बनता है। तो बहुत सारे स्थलाकृतिक परिवर्तन संभव है। फ्लड प्लेन्स बढ़ जाएगा, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा फ्लडिंग बढ़ने के कारण। तो नदियों के तट के किनारे जितने भी नगर बसे हुए हैं, ग्रामीण बस्तियां बसी हुई हैं, जो अधिसंरचनाएं विकसित हैं, सारे मुख्य औद्योगिक नगर तो नदियों के किनारे ही होते हैं। तो इसके कारण जो पॉपुलेशन अधिवासीय क्षेत्र है मानव का नदियों के किनारे, वह भी दुष्प्रभावित होगा। इसको भी आपको लिखना चाहिए। और समुद्र तल में परिवर्तन से हमने आपको कितने पॉइंट्स लिखवा दिए। पहला तो था तटीय स्थलाकृतियों पे क्या परिवर्तन होगा। दूसरा हमने आपको लिखवाया कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या परिवर्तन होगा, उसमें 3 पॉइंट थे। फिर मैंने आपको लिखाया मानव के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर मैंने आपको चौथा लिखवाया कि महाद्वीपीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने आप में एक सम्यक, एक कंप्लीट, एक पूर्ण उत्तर है। और प्रभाव पर अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसमें पहला लाइन तो यही लिखोगे कि यूस्टैटिक चेंज क्या है और स्टैटिक चेंज क्या है। मैंने 3 प्रकार के समुद्र तल में परिवर्तन आपको बताए हैं। यूस्टैटिक सुस्थैतिक, स्टैटिक स्थैतिक और आइसोस्टैटिक यानी भूसंतुलित या समस्थैतिक। 3 प्रकार के परिवर्तनों की हमने बात की है। और इन तीनों प्रकार के फिर यूस्टैटिक में हमने क्लासिफिकेशन बताया कि डायनामिक यूस्टैटिज्म क्या है ना, और स्टैटिक यूस्टैटिज्म क्या है। तो इस तरह का जो हमने क्लासिफिकेशन बताया है, इसको भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जरूर देना चाहिए। और इन शब्दावलियों का प्रयोग भी, अगर समुद्र तल में परिवर्तन से प्रभाव पूछता है तब भी इन सब शब्दावलियों का प्रयोग जरूर करो और एग्जामिनर को जानने दो कि आप अवगत हो कि सुस्थैतिक या यूस्टैटिक चेंज क्या है, वॉल्यूम चेंज क्या है, और स्टैटिक चेंज क्या है और आइसोस्टैटिक चेंज क्या है, ये जरूर बताना। और समुद्र तल में 2 प्रकार का परिवर्तन, नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, उसकी बात की गई। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर देगा। और अगर प्रश्न पूछता है समुद्र तल में परिवर्तन के ऊपर में, तब भी आपको प्रभावों को जरूर लिखना है। अब इतना डिटेल से नहीं लिखोगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें से जो आपको बहुत रोचक लगते हैं, जैसे मैंने जो आईपीसीसी वाले पॉइंट्स आपको लिखवाए, इन पॉइंट को आप जरूर लिखोगे। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जल संभरण क्षेत्र, गायत्री ने मुझे बताया, थैंक यू। अपवाह क्षेत्र नहीं होता है हर्षित। गायत्री का सही है जल संभरण क्षेत्र। राजीव कुमार भी आ गए हैं, कुलदीप भी आ गए हैं, महावीर भी आ गए हैं, सर्वेश जी भी आए हुए हैं। ओके, अब जाकर के धीरे धीरे करके सारे लोग आ रहे हैं। चलो ओके, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे।
और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, ये क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रवाल वित्ती। प्रवाल वित्ती का स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत, शायद भ को पता नहीं कैसे लिखना है, भित्ती, देख लो आप लोग, करेक्ट कर लो, मुझे थोड़ा डाउट्स आ रहा है, यानी कोरल रीफ। कोरल रीफ कोरल रीफ यानी प्रवाल वित्ती को पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। प्रवाल वित्ती क्या है, प्रवाल वित्ती से क्या तात्पर्य है, प्रवाल वित्ती की संरचना क्या होती है, प्रवाल वित्ती एक पारिस्थितिक तंत्र कैसे है, प्रवाल वित्तियों को समुद्री वर्षावन क्यों कहते हैं, प्रवाल वित्तियों में जैव विविधता क्यों होती है और इतनी अधिक क्यों होती है, प्रवाल वित्तियों में विनष्टता, प्रवाल विरंजन, प्रवालों के प्रकार और प्रवालों के उत्पत्ति सम्यक जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे डार्विन का सिद्धांत है, डैली का सिद्धांत है, मरे साहब का सिद्धांत है, इवन इवांस का सिद्धांत है, डेविस का भी कुछ मत है। तो इन सबों का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य होगा। और प्रवाल वित्ती पर आईपीसीसी का रिपोर्ट भी है, प्रवाल विरंजन पर विल्किंसन रिपोर्ट भी है। इन सब का गहन अध्ययन करना हमारा उद्देश्य होगा। प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और प्रवाल वित्ती आपका एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक, जब आप आईएएस बन जाओगे, पीसीएस अधिकारी बनोगे, तब तो ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन आईएएस अधिकारी अगर बनते हो तब आपको एक सौभाग्य मिलेगा कि आप ऑल इंडिया टूर करो। और ऑल इंडिया टूर करने में सेक्टर्स का आएगा कि किस सेक्टर में आप टूर करना चाहते हो। तो आपको लेना चाहिए जैसे मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का, अंडमान का, लक्षद्वीप का, ये जो सेक्टर जहाँ पर होगा ना, उसी को पिक करना चाहिए, उसी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एडवेंचरिज्म भी हो जाता है साथ में। और दिल्ली, आगरा, इसमें क्या ही है, दो चार पत्थर इमारत, दो चार मकबरा, दो चार राजा का महल, और क्या है, मटर पनीर और शाही पनीर खाओगे बैठ करके। ये तो लाइफ है नहीं, इसको तो तुम रोज ही कर ही रहे हो। तो आपको ऐसा सेक्टर पिक करना चाहिए जहां पर आपका प्रायोरिटी फूड एंड स्टे ना हो करके ट्रैवल एंड टूर हो, जिसको ट्रैवल एंड टूर कहेंगे। तो इस तरह के सेक्टर्स को पिक करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश भी बहुत सुंदर है, छत्तीसगढ़ भी सुंदर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमालय पूरा सुंदर है, लेकिन मेरा अपना जो चॉइस होगा या होना चाहिए किसी का, वो मुझे लगता है कि लक्षद्वीप और अंडमान, क्योंकि आई हैव माई सेल्फ विजिटेड ऑल दिस प्लेसेस, मैंने सब कुछ देखा है, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी किया हुआ है। तो अगर आप लक्षद्वीप जाते हो और वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करोगे, तो जब आप स्कूबा डाइविंग करते हुए अंदर जाओगे, नीचे जाओगे, तो आपको कोरल रीफ की जो दुनिया है, वो दुनिया आपको दिखेगी। और दुनिया में इससे खूबसूरत, इससे सुंदर, इससे मनोहर, इससे आकर्षक कोई दुनिया नहीं है। अंदर जाओगे तो
चारों तरफ बहुत ही सुनहरे रंग वाले फिश और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आपको तैरते हुए दिखेंगे, और वो भी आपको देखते रहते हैं। दे ऑल्सो वॉच यू, उनको भी आंख है, लेकिन वो डेंजरस नहीं है, आपको घबराना नहीं है। और आप अंदर जाकर के बहुत अच्छा फील करोगे। स्कूबा डाइविंग भी कई तरह का होता है। एक होता है 10 मीटर के अंदर वाला, कि आपको पानी में 5 मीटर 2-3 मीटर तक ही ले जा करके फिर वापस खींच लेगा, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो। लेकिन आप अगर ट्रेंड हो तो आप 30 मीटर्स तक स्कूबा डाइविंग करते हो, क्योंकि उसमें 7-8 दिन का ट्रेनिंग भी देता है। और आपके बॉडी के ऊपर में वेट होता है पूरे ओशियन के वाटर मास का, तो उस वेट को बियर करने का हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होता है, तो दम घुटता है। भले ही ऑक्सीजन आप में लगा रहे, ऑक्सीजन का पाइप मुंह में लगा देगा और मुंह से सांस लेनी होती है, और बोलना नहीं होता है, इशारे से काम करना होता है। अच्छा फील कर रहे हो तो ऐसे करोगे, तुमको लगेगा कि दम घुट रहा है, तुरंत ऐसे करो, तुम्हारा ट्रेनर वापस खींच लेगा। कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं होती है। बहुत लोग डरते हैं अंदर जाने से, लेकिन जो डरते हैं वो कभी एडवेंचरिज्म नहीं कर पाएंगे, और लाइफ का जो थ्रिल है उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देखना चाहिए जा करके कि मैंने इतना कुछ कहा कोरल रीफ के बारे में, तो आप जा करके देखोगे तो दुनिया का सबसे वाइब्रेंट कलर है, जो सबसे सुंदर लाल, सुंदर हरा, सुंदर ग्रीन, जो भी कलर, फ्लोरेसेंट कलर, ये जो सारे कलर्स होते हैं वो आपको वहीं पर जाकर के सब दिखेंगे चारों तरफ। एक फिश निकलेगी, उसके एक फिश के बॉडी में 4 सुंदर कलर होते हैं। ये जो कलर दिखता है ना, एक्चुअली ये एल्गी होता है, ये जूजेंथला होता है, साइनोबैक्टीरियम होता है, ये एल्गी का कलर होता है। ये कोई कोरल का कलर नहीं होता है, ये कोई फिश का कलर नहीं होता। उसके बॉडी पे जो एल्गी जमा रहता है ना, एल्गी जो निवास करता है, उसका ये कलर होता है, और यही एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। तो कोरल रीफ के स्ट्रक्चर को आज समझते हैं और देखते हैं कि है क्या ये। कोरल एक जीव है, ये है कोरल पॉलिप, इसको कहते हैं कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स एक जीव है जो कि वास्तव में एक सी एनिमोन होता है। सी एनिमोन है ये, और सी एनिमोन होता है फ्लेशी यानी मांसल सी एनिमोन है, जिसमें सेल्फ लोकोमोशन नहीं होता है, ये चल नहीं सकता है, ये अचल होता है। सेल्फ लोकोमोशन नहीं है इसमें, चलता नहीं है। इसलिए ये नीतल पे ये मिट्टी में गड़ा रहता है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर में ये जमा हुआ रहता है। तो ये सी एनिमोन कहलाता है इमोबाइल बेंथोज। ये इमोबाइल बेंथोज है, नीतलीय जीव है। बेंथोज का मतलब है नीतलीय जीव है। और फ्लेशी सी एनिमोन है, एनिमोन्स है, इसमें कोई स्पाइन नहीं होता है, इसमें कोई बोन स्ट्रक्चर अंदर में नहीं होता है। जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोग में बोन स्ट्रक्चर है, हम लोग में स्पाइन है, इसमें नहीं होता है। सी एनिमोन्स में नहीं होता है। ये मांस का एक टुकड़ा समझो कि है ये कोरल पॉलिप्स। मूव नहीं करता है, चल नहीं सकता है। अब ये जो कोरल पॉलिप्स है, ये अपने बॉडी के ऊपर अपना जो इसका कोमल त्वचा है, जो इसका आउटर सरफेस है बॉडी का, उससे ये सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना हुआ, और चूने का एक लेयर बना लेगा, और चूने का एक कॉन्क बना करके, एक शेल बना करके उसके अंदर में बैठा रहता है ये चुपचाप। यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये चूने का एक, देखो इसने लेयर बना लिया है, तो ये हमारा सतह है, और इसके अंदर में ये इस तरह से बैठा रहता है। और इसका टेंटैकल्स होता है, इस तरह से टेंटैकल्स इससे निकलते रहता है, और ये टेंटैकल्स को पानी में ऐसे स्विंग करते रहेगा, इनफर्ल करते रहता है, ऐसे घुमाते रहता है। तो ये जो टेंटैकल्स को इनफर्ल करता है, तो यही टेंटैकल्स न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करेगा, या फूड प्रोडक्ट्स को ये कैप्चर करता है, और इसी टेंटैकल से ये खाना खाता है, इसी से ये खाना खाता है, और टेंटैकल से ही फूड को कैच करता है, ऐसे इनफर्ल करते रहेगा ये पानी में, और ऐसे करते करते गोभी जैसा दिखता है, कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है कई बार। तो ये आपका कोरल पॉलिप है। और कोरल पॉलिप
के बॉडी के ऊपर में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना हुआ है, चूना का कवच बना हुआ है, इसी तरह से मान लो कि एक और यहाँ पर है, इधर भी चूने का कवच बना हुआ है, एक और यहाँ पर है, ये भी चूने का कवच बना रहा है। इस तरह से महासागर का जो मग्न तट का क्षेत्र होता है, जहाँ पे गहराई लगभग 65 मीटर तक, डॉक्टर मरे के अनुसार, प्रोफेसर मरे के अनुसार 65 मीटर की गहराई या 38 फैदम या 33 फैदम की गहराई को सबसे अच्छा मानते हैं। किताबों में 200 मीटर तक भी लिखा रहता है, लेकिन रिसर्चर से ही कहते हैं कि 65 मीटर की गहराई तक ही ये मूल रूप से जीवित प्रवाल मिलते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो सकता है इस बात का, हमने मना नहीं किया। तो ये देखो, ये यहाँ पर प्रवाल है, ये हमारा दुखी प्रवाल है। दो लोग खुश रहते हैं तो तीसरा अपने आप ही दुखी हो जाता है, तो एक दुखी प्रवाल है। और ये इनका भी टेंटैकल्स होगा, इनका भी टेंटैकल्स होगा, ये सारे टेंटैकल्स वाले होते हैं प्रवाल। अब ये जो प्रवाल है, इनके आउटर शेल पे, यानी जो इन्होंने कॉन्ग, जो कवच बनाया हुआ है ना, कवच में जो पोर स्पेस होता है, जो छिद्र होते हैं, माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं, उसी में एल्गी यानी शैवाल रहता है। और शैवाल और इन कोरल पॉलिप्स का एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक सहजीविता होता है, शायद सिम्बायोटिक का हिंदी सहजीविता संबंध होता है। तो ये जो है ना, इसके आउटर शेल में ये यहीं पे जो मैंने डॉट्स दिखाया आपको, ये है आपके शैवाल यानी कि एल्गी। मुख्यतः दो तरह का एल्गी होगा, एक ज़ूज़ैंथला, दो तरह का बहुत डोमिनेंट होता है, बाकी इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ एल्गी होते हैं। अगर सिर्फ एल्गी के वैरायटी की हम लोग बात करेंगे तो मिलियंस में जाएगा। तो ये ज़ूज़ैंथला एक प्रकार का एल्गी है जो कि इसके बॉडी में ऊपर रहता है, जो इसको कलर देता है, कलर और टिंज यही देता है। जो खूबसूरत कलर होते हैं ना प्रवालों के, कलर या उसको टिंज कहते हैं या उसको ह्यू भी कहते हैं, द ह्यू। तो ये सब जो प्राप्त होता है कोरल्स को, ये ज़ूज़ैंथला के कारण प्राप्त होता है। ओके, और जब भी हम लोग ज़ूज़ैंथला बोलेंगे, इसका मतलब है कि वह सिंगुलर में बोला जा रहा है। जैसे हम लोग एल्गा बोलते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और एल्गी बोलते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बहुवाचक शब्द हो जाता है। तो ज़ूज़ैंथला सिंगुलर शब्द को संबोधित किया जा रहा है। तो ज़ूज़ैंथला कलर टिंज ह्यू देता है। इसके अलावा कई सारे होते हैं ना, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरियम, यही ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरियम भी इसमें होगा। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रवाल सिस्टम के, और यही फूड का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने कहा, प्राथमिक उत्पादक हैं ये। और इन्हीं के द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण किया जाता है, जिसको कि हमारे कोरल पॉलिप्स अपने टेंटैकल से लेकर के कंज्यूम करते हैं। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इनके विषय में। और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रवाल होगा, वो प्रवाल फिर इसके ऊपर में आएगा, ये रहा, ये ऊपर में दूसरा इसका प्रवाल आएगा, थर्ड जनरेशन प्रवाल इसके ऊपर में आएगा, फोर्थ जनरेशन प्रवाल इधर आएगा। तो इस तरह से नीचे वाला जो प्रवाल है, इसका डेथ हो जाएगा। जो ग्रैंडफादर थे, इनका डेथ हो गया, ये सारे मर गए। एक समय के बाद तो मरना तय है। एनीथिंग बॉर्न हैज टू डाई, एनीथिंग क्रिएटेड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, न तुम अमर हो न हम अमर हैं। और ये जर्नी जारी है, ये साइकिल जारी है लाइफ का और अर्थ का साइकिल, यूनिवर्स का साइकिल, स्पेस का साइकिल, जो भी आप कह लो, ये बस चक्र चल रहा है। तो इसमें हम एक लाइन फिलॉसफी भी ऐड करेंगे कि जब ये पूरा साइकिल चल रहा है और जब क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जारी है, जब तुमको मालूम है कि तुम्हारा डिस्ट्रक्शन भी होना तय है, तो फिर क्यों इतना घृणा और इतना एंगर और इतना छीन झपट और इतना तनाव। अपने वर्क को एंजॉय करो, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करो, अपने काम को एंजॉय करो और कंट्रीब्यूशंस को एंजॉय करो, बिकॉज वी ऑल आर डिकेइंग विद टाइम। सबका डिके जारी है। खैर, क्या ही समझाना।
धर्म और जाति और क्या क्या के चक्कर में इंसान। चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, ये एक तरह का वॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम कहना चाहेंगे कि है क्या ये, तो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये एक दीवार की तरह वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये ग्रैंडफादर जी जब मर जाएंगे तो इनका जो मांस है, मांस को आकर के दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आकर के उसको कंज्यूम कर जाएंगे और वहाँ पर अपना घर भी बना लेंगे, वहाँ पे अपना अंडा भी दे देंगे। तो ये जो कैविटीज़ बन रहे हैं ग्रैंडफादर के मरने के कारण, तो कैविटीज़ बन जाता है एक प्रकार का गृह, एक प्रकार का डेन, एक प्रकार का हाउस। तो एक प्रकार का ये हाउसिंग सिस्टम भी बन रहा है, समझो एक प्रकार का ये उपनिवेशित क्षेत्र भी बन रहा है समुद्र के अन्य जीवों का, क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है, देख रहा है भाई फूड भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है और यहाँ पे रहने का घर भी है, अंडा देने का। तो यहाँ पर सारे जीव समुद्र की तरफ से आकर्षित होने लगते हैं इस क्षेत्र में और यहाँ आकर के अपना घर बना लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होने का ये भी रीजन है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट का प्राइमरी प्रोडक्शन है एल्गी के द्वारा, और फूड सप्लाई यहाँ पर बहुत जबरदस्त है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन, फूड वेब सब यहाँ मिल रहा है। इसलिए ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर बाय द वेव्स, तरंगों के द्वारा यहाँ पर जल का लगातार ऑक्सीजनेशन मैंने आपको समझाया था, ऑक्सीजनेशन होते रहता है। तो इस क्षेत्र में अन्य जीव भी आकर के नीचे वाले भाग में जम जाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि उन जीवों के साथ साथ धीरे धीरे तरंगें बालू और अवसादों को ला करके इसको भरती चली जाती हैं और ये क्षेत्र पूरा कॉम्पैक्ट होता चलेगा। तो ये बन जाएगा मृत प्रवाल क्षेत्र, डेड कोरल जोन, जो कि नीचे में विकसित हो जाता है। ऊपर में होगा लाइव प्रवाल, तो नीचे में दूसरे एनिमल्स होंगे, ऊपर में दूसरा एनिमल्स का लेयर होगा, अपनी अपनी गहराई और अपने अपने प्रकाश संश्लेषण और न्यूट्रिएंट का जो आवश्यकता होता है उसके अनुसार अलग अलग जीव अलग अलग डेप्थ पे अपना घर बनाएंगे, अपना गृह बनाएंगे। तो जब ये बहुत सारे जीवों का घर बन जाता है, इस कारण से इसे बायोहर्म भी कहा जाता है। बायोहर्म का मतलब है जैविक गृह। ये दुनिया का सबसे बड़ा जैविक गृह बन जाता है और जैविक गृह बन जाएगा तो इसमें बहुत सारे अन्य जीव आकर के रहने लगते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोपॉड्स आके रहेगा, ऑयस्टर्स रहेगा, फिश रहेगा, क्रैब रहेगा, स्ट्रैटोफोराइड्स रहेगा। तो इस तरह का बहुत सारा जीव आकर के यहाँ रहने लगता है। बहुत तरह का एल्गी रहेगा, प्लैंक्टॉन्स रहेगा, सब यहाँ पर आकर के रहने लगा। स्नेक्स रहेंगे, यहाँ पे रेप्टाइल्स भर जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस भर जाएगा, स्नेक्स भर जाएगा। और भीषण युद्ध चलता है ऑक्टोपस और स्नेक और इस तरह के जीवों के बीच में। आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब जैव विविधता बहुत बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी जाएगी। तो ये देखो, ये सारा यहाँ पे जो जीवों का समूह है कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर के जम जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा सीप जिसको कहते हो, सीप वाला जीव भी, घोंघा, मोलस्क वर्गीय जीव, मोलस्क भी यहाँ पे आ जाएगा। तो घोंघा वगैरह सब आकर के यहाँ पे दे विल बिगिन टू नेस्ट टुगेदर। और ये लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड वेब का निर्माण करते हैं आपस में। कौन किसको खाएगा, किससे क्या न्यूट्रिएंट लेगा, ये बड़ा कंपटीशन का क्षेत्र बन जाता है। तो ये एक बहुत ही जटिल पारिस्थितिक तंत्र बनता है। हम आपको जानबूझ करके बहुत ही सरल भाषा में इस विषय को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जब हम इसके थ्योरीज में जाएंगे, इसके साइंस में जाएंगे, इसके क्रिटिकल एनालिसिस में जाएंगे और आईपीसीसी रिपोर्ट में जाएंगे, तब आपको कुछ इसमें अलग मिलेगा और आंसर राइटिंग पैटर्न पे जाएंगे। तो ये बायोहर्म्स कहलाते हैं, ये आप जरूर याद रखो। अब ये भी याद रखना है कि ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, जो मैंने आपको कोरल पॉलिप्स बताया, तो ये सारे कोरल पॉलिप्स, ऐसा नहीं है कि सारे कोरल पॉलिप्स ही कोरल रीफ का निर्माण करेंगे। कोरल रीफ का निर्माण करने वाला एक विशेष प्रजाति होता है कोरल पॉलिप का, जिसको हम लोग कहते हैं हर्माटाइपिक
ये हर्माटाइपिक जो कोरल रीफ है, कोरल पॉलिप है, हर्माटाइपिक कोरल पॉलिप, यही गृह निर्माणकारी है, यही कॉलोनीज का निर्माण करता है, सारे कोरल्स नहीं करते हैं। तो ये हर्माटाइपिक कोरल्स है जो कि इसका निर्माण करेगा। और इसको अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कोरल पे प्रश्न आने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है मेरे हिसाब से। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग देते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन है, और यहाँ तो सन है, सन से एनर्जी आ रहा है, और इधर हम लोग न्यूट्रिएंट पूल को रख लेते हैं। ये हमारा है न्यूट्रिएंट पूल, न्यूट्रिएंट पूल से भी सब जगह जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है कौन कौन, तो एल्गी, एई, और प्लैंक्टॉन्स। एल्गी और प्लैंक्टॉन्स हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे। फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, तो इसमें होता है जेलीफिश, क्रस्टेशियंस, जेलीफिश हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स ये हो गया। और जो कोरल पॉलिप होगा उसको हम लोग अंदर में रखेंगे, जो कोरल पॉलिप्स हैं उसको हम लोग बीच में रखेंगे, जो न्यूट्रिएंट पूल से भी गेन कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से भी गेन कर रहा है, इनसे भी गेन कर रहा है, और जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, यानी द्वितीयक उपभोक्ता जो वर्ग है, उसके अंतर्गत फिर आएगा आपका जो फिश है, या जो ऑयस्टर्स है, जो गैस्ट्रोपॉड्स है, जो मैंने एक लिस्ट आपको बनाया, जो स्ट्रैटोपोराइड्स है, जो रेप्टाइल्स थे, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। तो ये कोरल पॉलिप्स से इनका गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, है ना, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रहेगा। कोरल पॉलिप को कई बार ये भी कंज्यूम कर जाते हैं, ये भी और कोरल पॉलिप भी इनके डेड बॉडीज पे सरवाइव करते हैं। इनसे जो न्यूट्रिएंट निकलेगा ये भी पूल में देखो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसके बाद होगा यहाँ पर डीकम्पोजर, जो डेड मटेरियल्स पे काम करता है, यानी डेट्रिटिवोर्स जो यहाँ पर होगा। तो ये डीकम्पोजर तो इनको भी डिकम्पोज करने वाला है, ये इन पर भी काम करने वाला है, ये इधर भी काम करने वाला है। तो ये जो हमारा सन रेज इधर भी डालना है आपको थोड़ा। सन रेज से ये लोग भी विटामिन डी और सब आप जानते ही हो कि सन रेज का हमारा ह्यूमन बॉडी भी सन रेज से विटामिन्स बनाता है। तो ये है हमारा प्रवाल तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का एक डायग्राम, जिसमें आपको दिखाना है इधर से इनपुट्स और इधर से आउटपुट एनर्जी जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अनुसार क्या है कि एनर्जी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यानी जो जितना एनर्जी इस पूरे इकोसिस्टम में आएगा उतना ही एनर्जी आउटपुट भी होता है। और ये तुम्हारा डायग्राम है, इसको तुम नोट डाउन कर लो। और कोरल रीफ एज एन इकोसिस्टम अगर कभी प्रश्न आए तो आपको यही सब दर्शाना होता है। हम आपको अब लिखवाने जा रहे हैं कि इस विषय को कैसे लिखना है और कैसे इसको एक शानदार आंसर फॉर्म में डालना है। ओके, हमारा प्रश्न होगा कोरल रीफ एज एन इकोसिस्टम। ओके, इसको ड्रॉ करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है।
अगर डायग्राम बन गया हो तो मुझे बताओ। प्राइमरी कंज्यूमर है जेलीफिश, क्रस्टेशियंस और जू प्लैंकटन, इस तरह का एक लिस्टिंग है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में मैंने फिश और ऑयस्टर, गैस्ट्रोपॉड, स्ट्रेटोपोराइड्स और क्या रिप्टाइल्स, फिश, ये सब का इनका नाम लिखना है। इस डायग्राम को बनाओ। डिकम्पोजर के नीचे है डेट्रीटिवोर्स। डेट्रीटिवोर्स डिकम्पोजर्स तो वही बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होता है और क्या। ओके, वेल डन। अब आपको लिखना है बहुत ही सरल शब्दों में लिखो, प्रवाल वित्ती सामान्य अर्थ में चूने पत्थर बालू, गाद से निर्मित निम्न ज्वार तल के नीचे मग्न तट पर अवस्थित
मग्न तट पर अवस्थित भित्ति नुमा संरचना होती है भित्ति नुमा संरचना होती है जिसमें करोड़ों समुद्री जीव अपने आवास स्थल का निर्माण करते हैं। अतः यह एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है। अतः यह एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें मुख्य जीव कोरल पॉलिप होते हैं। यह एक अचल नीतलीय मांसल समुद्री एनीमोन है। मांसल समुद्री एनीमोन होता है जिसका हर्माटाइपिक वैरायटी, हर्माटाइपिक प्रकार प्रवाल भित्ति के संरचना का निर्माण करता है। प्रवाल भित्ति के संरचना का निर्माण करता है। इन्हें हर्माटाइपिक कहते हैं। मैं तो बता ही दिया। फिर लिखो, प्रवाल भित्ति के इन विशाल संरचनाओं को बायोहर्म कहा जाता है। बायोहर्म कहा जाता है।
प्रवाल भित्ति के इन विशाल संरचनाओं को बायोहर्म कहा जाता है। तथा ये समुद्री वर्षा वन भी कहलाते हैं। समुद्री वर्षा वन भी कहलाते हैं क्योंकि ये समुद्री वर्षा वन भी कहलाते हैं क्योंकि यहां जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी एवं जेनेटिक वेरिएशंस जननिक परिवर्तनशीलता अति उच्च होती है। यहां नहीं, यह एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें प्राथमिक उत्पादक एल्गी एवं प्लवक होते हैं। शैवालों में विशेषकर ज़ूज़ैंथली या ज़ूज़ैंथला, साइनोबैक्टीरियम, ब्राउन एल्गी, की प्रजातियां सर्वाधिक होती हैं। जो इन प्रवालों के बाह्य त्वचा के इन प्रवालों के बाह्य त्वचा के
इन प्रवालों के बाह्य त्वचा के पोर स्पेसेस में रिक्तिकाओं में निवास करते हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राथमिक उत्पादन भी करते हैं। लिखो, इनके द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण किया जाता है जिसे प्रवाल अपने स्पर्शकों के द्वारा ग्रहण करता है। प्रवाल अपने स्पर्शकों के द्वारा ग्रहण करता है। फिर लिखो, ये प्रवाल अपने पारिस्थितिक तंत्र के की स्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का स्तंभ हो, की स्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। परंतु अन्य जीव जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, जेलीफिश, जंतु प्लवक, वही जो लिखा हुआ है, क्रस्टेशियंस, कवचधारी, नन्हे कवचधारी जीव, स्मॉल क्रस्टेशियंस, नन्हे कवचधारी जीव, तथा द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मत्स्यवर्गीय जीव, रेप्टाइल्स, सरीसृप
ऑयस्टर। यहां देखो, ये ध्यान से देखो, ये जो डिकम्पोजर्स है ना, ये भी इस न्यूट्रिएंट पूल में मेजर कंट्रीब्यूशन देगा। ये एक एरो और बनाना होगा आपको। ये देखो, न्यूट्रिएंट साइकिल भी इसमें बना हुआ है। द्वितीय कंज्यूमर, इसमें आप शंख, घोंघा सब लिख सकते हो। सामूहिक सहजीविता संबंध से, सामूहिक सहजीविता संबंध से निवास करते हैं। सामूहिक सहजीविता संबंध से निवास करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना है, अब लिखो, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ सिस्टम। प्रवाल वित्तियों के निर्माण की भौगोलिक दशाएं, अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं क्या होंगी, इस पर लिखते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा। तब लिखो, अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं प्रवालों के निर्माण के लिए अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं। लिखो, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला महाद्वीपीय मग्न तट का समतल अथवा 0.1 डिग्री से न्यून ढाल 0.1 डिग्री से
न्यून ढाल का होना आवश्यक है। महाद्वीपीय मग्न तट लगभग समतल हो, या अगर उसमें ढाल है तो 0.1 डिग्री से कम होना चाहिए। सामान्यतः जो मग्न तट होता है उसका ढाल कितना होता है? 1 डिग्री तक हो सकता है। दूसरा, जल की गहराई 33 फैदम अर्थात 65 मीटर्स प्रोफेसर मरे के अनुसार होना चाहिए। प्रोफेसर जॉन मरे के अनुसार होना चाहिए। तथा 200 मीटर की गहराई तक भी प्रवाल पाए गए हैं। क्योंकि 200 मीटर तक, क्योंकि इस गहराई तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। हालांकि सक्रिय किरणें पैंसठ मीटर तक ही प्राप्त होती हैं। पैंसठ मीटर तक ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, तीसरा लिखो, लवणता 31 से 37 के मध्य होना चाहिए, क्योंकि कम लवणीय जल में न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो जाता है, जबकि अधिक लवणीय जल में
अधिक लवणीय जल में इनके कोमल त्वचा झुलस जाते हैं। इनके कोमल त्वचा झुलस जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें अपवाद एक लिख लेते हैं। ये भी विल्किंसन रिपोर्ट में था। अपवाद में लिख लेते हैं कि लिखो, लाल सागर में लवणता 41 से अधिक है, 41 पार्ट्स पर 1000 से अधिक है। परंतु जीवित प्रवाल प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहां लवणता में वृद्धि दीर्घकालिक प्रक्रिया से हुई है। जिसके कारण प्रवालों में अनुकूलता का विकास हुआ। प्रवालों में अनुकूलता का विकास हुआ। अनुकूलता का विकास हुआ। फिर लिखो नेक्स्ट, तापमान। अगला पॉइंट है तापमान। देखो, तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। 21 से 27। मरे के अनुसार 18 डिग्री सेंटीग्रेड की शीतकालीन औसत मासिक समताप रेखा आइसोथर्म प्रवालों के ध्रुवीय विस्तार को सीमांकित करता है। ध्रुवीय विस्तार को सीमांकित करता है।
ध्रुवीय विस्तार को सीमांकित करता है। नेक्स्ट, इसी में एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो कि उच्च तापमान में लवणता की वृद्धि होती है। ज़्यादा उच्च तापमान होगा तो लवणता बढ़ जाएगी, लवणता की वृद्धि होती है। तथा निम्न तापमान में प्रवाल वित्तियों का कैल्शियम कार्बोनेट प्रवाल वित्तियों का कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है। ठंडे जल, जो ठंडा जल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट को ज़्यादा डिसॉल्व करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। आप कभी देखना कि चूना जहाँ पे होगा उसमें ठंडा जल डाल दो तो वहाँ पे पानी बॉयल करने लगेगा। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है उसमें, रिएक्शन है वो। तो अगर समुद्र का पानी ठंडा होगा तो ये जो चूना पत्थर का सब भित्ति बना हुआ है प्रवालों का, ये सब विनष्ट होने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट घुलने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। बहुत अच्छे से इसको समझना है। फिर लिखो नेक्स्ट, इसमें भी अपवाद वही है। रेड सी, लाल सागर लिखो। लाल सागर अपवाद है क्योंकि यहां तापमान 32 डिग्री से अधिक है, परंतु फिर भी जीवित प्रवाल है। 32 डिग्री से अधिक है तापमान, लेकिन जीवित प्रवाल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नदियों के मुहाने पर प्रवालों का विकास संभव नहीं होता। नदियों के मुहाने पर प्रवालों का विकास संभव नहीं होता क्योंकि नदियों से अवसाद प्राप्त होते हैं। जहां नदियां होगी वहां पर अवसाद होगा, तथा नदियों से अवसाद प्राप्त होते हैं तथा
नदियों से अवसाद प्राप्त होते हैं तथा नदियों के मुहाने पर लवणता घट जाती है। नदियों के मुहाने पर लवणता घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाल अनुपस्थित होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाल अनुपस्थित होते हैं क्योंकि वहां ठंडी जलधाराएं एवं शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन लेंगे सुरजीत। शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रवालों का विकास निम्न ज्वार तल से नीचे होता है। निम्न ज्वार तल से नीचे होता है क्योंकि समुद्र तल के ऊपर, निम्न ज्वार तल के ऊपर पवन, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें, वायु दाब, इनके विनाश का कारण बन सकती हैं। इनके विनाश का कारण बन सकती हैं तथा विशेषकर एल्गी, शैवाल विनष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो। जिस तट पर समुद्री तरंगें अथवा ज्वार अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक सक्रिय होती हैं
जिससे प्रवालों की प्रथम पीढ़ी, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोरल पॉलिप्स, प्रवालों की प्रथम पीढ़ी संरक्षित नहीं रह पाती, टूट के समुद्र में चली जाएगी। प्रथम पीढ़ी संरक्षित नहीं रह पाती। नेक्स्ट, जहां समुद्र जल स्थैतिक है, समुद्र जल स्थैतिक है तथा तरंगों से वंचित होता है, तरंगों से वंचित होता है, वहां जल में ऑक्सीजनीकरण के अभाव के कारण, ऑक्सीजनीकरण के अभाव के कारण प्रवाल अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रवाल अनुपस्थित हो जाते हैं। एक और फैक्टर, अवतलन से युक्त मग्न तटों पर, अवतलन से युक्त, सबसिडेंस से युक्त मग्न तटों पर प्रवाल भित्तियों का सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है, सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है, क्योंकि अवतलन के साथ ही प्रवाल समुद्र तल की ओर लंबवत विस्तार करने लगते हैं, समुद्र तल की ओर लंबवत विस्तार करने लगते हैं। आपके लिए आज बस इतना ही। और प्रवाल एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में प्रवाल की भौगोलिक दशाएं क्या होंगी उत्पत्ति की, और तीसरा हमने बताया आपको समुद्र तल में परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे। तो ये तीन अलग अलग विषय हैं, ये तीनों पे नोट्स बनाना है आपको। 3 टॉपिक्स को हमने आज किया हम लोग, इसको आप याद रखो, इसको पढ़ो अच्छे से। थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर।